प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सर्वोच्चता और देसी राज्य यानी कि देसी रियासतें। अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका और देसी राज्यों का आपस में क्या संबंध रहा और किस प्रकार से कंपनी ने देसी राज्यों को यानी कि रियासतों को अपना अधीनस्थ बना लिया। अंग्रेज़ों ने, आप जानते हैं विद्यार्थियों, भारत पर लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया, यानी कि लगभग 200 वर्षों तक। 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और वो व्यापार पर अधिक केंद्रित थी। यद्यपि उसने अपनी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी, फिर भी जो लेबल था वो व्यापारिक कंपनी का था। और बाद में कंपनी को भारत की रियासतों के साथ संधि करने, 1761 की यदि हम बात करें, संधि करने, युद्ध में पराजित होने पर राज्य को मिलाने, ये सब अधिकार कंपनी के पास में थे। और बम्बई को भी कंपनी में मिला लिया गया था। इसके उपरांत कंपनी साम्राज्यवादी भावना से ग्रसित होने लगी। फ्रांस को समाप्त करके, जो फ्रांस की चुनौती थी उसको समाप्त करके कंपनी सरकार से तात्पर्य अंग्रेज़ों की सरकार, अंग्रेज़ों की सरकार तो ना कहें, वो जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, उन्होंने फ्रांस की शक्ति को समाप्त करके देसी रियासतों पर उन्होंने एक एक करके वो उनका या तो अपने में मिलाना या उनको अपने अधीनस्थ लाना, इस प्रकार के प्रयास प्रारंभ कर दिए। और इसके साथ ही कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों के पारस्परिक संबंधों की कहानी प्रारंभ हो गई। ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता, जो कि इसका हमारा जो कि टाइटल आया है, तो सर्वोच्च सत्ता क्या है, इसका अर्थ क्या है? भारतीय जो नरेश यानी राजा, भारतीय नरेशों की शक्ति और ब्रिटिश सरकार के साथ उनके संबंध में यह बड़ा एक रोचक विषय है। धीरे धीरे रियासतें शक्तिहीन हो गईं और ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने अस्तित्व के लिए अंग्रेज़ों की शरण में चली गई। भारतीय रियासतों का जब से कंपनी सरकार के साथ संपर्क स्थापित हुआ, तभी से, विशेषकर 19वीं शताब्दी से, वे अपनी सत्ता खोते चले गए। अब वे उसी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे जो उन्हें कंपनी सरकार से प्राप्त थी। 1858 के उपरांत भारत की देसी रियासतें प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। अतः 1858 से 1947 तक वे उसी सत्ता का प्रयोग करती रही जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से, क्राउन से प्राप्त थी। इसी राजनीतिक संबंध को इतिहास में सर्वोच्च सत्ता, और जो अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पैरामाउंटेसी की संज्ञा दी गई। इस शब्द का अभिप्राय है एक शक्ति का नियंत्रण और दूसरी शक्ति की स्वतंत्रता या अधीनता। सर्वोच्च सत्ता सर्वोपरि होती है और इसी शक्ति का प्रयोग करके जो अंग्रेज हैं, उन्होंने देसी रियासतों और जो राजा हैं उनके साथ उन्होंने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से कंपनी सरकार ने रियासतों के साथ
समानता का व्यवहार त्याग दिया और उन पर अपने को सर्वोच्च शक्ति समझने लगी। भारतीय जो रियासतें हैं, इनके संदर्भ में दो बातें विशेष महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह है कि सभी भारतीय रियासतें एक श्रेणी में नहीं रखी जा सकती, इसलिए के.एम. पणिक्कर साहब ने इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, ऐसे राज्य जिन्हें संधियों के द्वारा अपने राज्य में पूर्ण तथा अखंड प्रभुसत्ता का अधिकार था। दूसरा, ऐसे राज्य जो संधिगत रियासतें होने पर भी केवल ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही फौजदारी और नागरिक अधिकार तथा कानून बनाने के अधिकार का उपभोग करते थे। तीसरा, ऐसे राज्य जिनके अधिकार दान पत्र और सनद पर आधारित थे। ये के.एम. पणिक्कर साहब ने 3 क्लासिफिकेशंस किए हैं। भारतीय रियासतों में कुछ परिवर्तन तो परिस्थितिवश हुए और कुछ इतिहास की कभी न रुकने वाली धाराओं के कारण हुए। उन रियासतों के प्रति नीति का विकास कुछ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी स्वरूप के कारण हुआ, कुछ गवर्नर जनरलों के विचार के कारण हुआ, उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ। परंतु इस नीति के विकास के पीछे प्रधानतः वह विश्वास की भावना भी थी जिसमें वेलेस्ली के काल में बढ़ोतरी हुई और जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रही। इन जो के.एम. पणिक्कर साहब ने जो 3 क्लासिफिकेशन किए हैं, इन तीनों प्रकार की रियासतों का जो वर्गमूल है वो असमान था। दूसरी, उनकी शासन प्रणाली भिन्न थी तथा वे विभिन्न वंशीय नरेशों द्वारा शासित होती थी। दक्षिण भारत तो उत्तरी भारत से सर्वथा विलग हो गया था, परंतु इतिहासकारों का कहना है कि विशाल भारत की इन विभिन्न इकाइयों को अंग्रेजी शासन में एकता के सूत्र में पिरो दिया था। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को राजनीतिक एकता प्रदान की। संपूर्ण भारत का प्रशासन एक कानूनी आधार पर एक रूप से संचालित होने लगा था। ये जो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा सृजित इस राजनीतिक एकीकरण का सूक्ष्म अवलोकन करें तो पता चलता है कि यह एकीकरण अपने में पूर्ण नहीं था। 1947 तक भारत भौगोलिक दृष्टि से एक होते हुए भी राजनीतिक कारणों से 2 श्रेणियों में विभक्त था। अंग्रेजों के शासनकाल में ही यह ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत में विभक्त था। ब्रिटिश भारत पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, जबकि भारतीय भारत पर उनका राजनीतिक नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से था। ब्रिटिश भारत एक राजनीतिक इकाई था, उसमें एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार शासन सूत्र संभाले हुए थी, जबकि भारतीय भारत में देशी रियासतें एक राजनीतिक इकाई के रूप में गठित नहीं थीं। वे भिन्न भिन्न राजनीतिक सत्ताएं थीं जिनका प्रशासन एक दूसरे से भिन्न था। देशी रियासतें भारत के विभिन्न भागों में बिखरी हुई थीं और वे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी समान नहीं थीं। हम यदि देशी रियासतों की उत्पत्ति की बात करें और इसके इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि भारत में राजतंत्र प्रणाली तो वैदिक काल से ही प्रचलित थी तथा भारत का छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होना भी प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। छोटे छोटे राज्यों को पराजित कर विशाल चक्रवर्ती राज्य भी भारत में स्थापित होते रहे। पर रियासत जो है वो शब्द हमें औरंगजेब के शासनकाल
तक उपलब्ध नहीं होता है। भारत स्वतंत्र जब हुआ उस समय रियासतों की संख्या लगभग 562 थी और उन रियासतों का जो कुल क्षेत्रफल है वो 7,12,508 वर्ग मील था। इनमें कुछ रियासतें तो बहुत विस्तृत थीं जबकि कुछ बहुत छोटी थीं। हैदराबाद सबसे विशाल रियासत थी जबकि कुछ रियासतें इतनी छोटी थीं कि जिनकी आय नाम मात्र की थी। 202 रियासतें ऐसी थीं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 10 वर्ग मील था। 139 रियासतें ऐसी थीं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग मील से भी कम था। इन छोटी रियासतों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। अतः रियासतों पर यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि भारत इन देशी रियासतों की इकाइयों से कब और किस प्रकार विभक्त हुआ। अब हम यदि ये जितनी भी देशी रियासतें हैं इनके प्रति कंपनी सरकार की नीति की बात करें कि उनकी पॉलिसी क्या थी, तो ये 1661 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनी रही। मैं माफ़ करना, मैं मेरी बात को रिपीट करूँगा एक संशोधन के साथ में। देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजी नीति, तो 1761 तक कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनी रही। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाने के उपरांत यह कंपनी राजनीतिक प्रभुता में आ गई। कंपनी को बम्बई का प्रदेश प्राप्त हो गया था। इन्हें जो भी ये उपलब्धि कंपनी ने हासिल की, राजनीतिक शक्ति बन गई। इसके उपरांत कंपनी सरकार व रियासतों के मध्य संपर्क स्थापित होने लगे। विलियम ली वार्नर ने भारतीय राज्यों के साथ अंग्रेजी के संबंधों के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन किया है और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, दी नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये जो अंग्रेज़ों के अधीन भारतीय राज्यों के संबंध में 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए। पहला, अपने घेरे में सीमित रखने की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। दूसरा, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। तीसरा, अधीनस्थ एकीकरण की नीति। ध्यान रहे, जो मैंने दूसरा बोला है वो अधीनस्थ पृथक्करण बोला है, आइसोलेशन। तीसरा, अधीनस्थ एकीकरण, ये है सबऑर्डिनेट यूनियन। ये उन्होंने वर्गीकरण किया है विलियम ली वार्नर ने। यद्यपि इस वर्गीकरण के प्रत्येक भाग में कुछ अलग विशेषताएं थीं, कुछ अपवाद भी थे, परंतु यह तो स्वीकार करना होगा कि ली वार्नर के इस विभाजन ने ब्रिटिश सरकार के भारतीय राज्यों के जो उनके साथ संबंध हैं उनको समझने में एक हमें यूँ कहें कि आसानी आवश्यक हुई है। तो पहला जो वर्गीकरण है उनका, अपने घेरे में सीमित रखने की नीति, जो कि 1757 से 1813 तक की अंग्रेजी नीति थी। इस काल में कंपनी ने अहस्तक्षेप सीमित उत्तरदायित्व की नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। इस काल में कंपनी अपने प्रभुत्व में देशी राज्यों का किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व वहन करने को तैयार नहीं थी। इसका कारण बताया जाता है कि कंपनी देशी राज्यों को पराजित करने
वह पराजित कर उनको सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। इस कारण कंपनी ने देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी ओर कंपनी ने यह भी चेष्टा की कि इन भारतीय राज्यों को एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने से रोका जाए। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेज़ों के लिए यह नीति अपनाना लाभकारी सिद्ध हुआ। उनका प्रयत्न यह था कि वे राज्य को अपने घेरे में सीमित रखें। इस काल में अंग्रेज़ बहुत शक्तिशाली नहीं थे, परंतु इस काल में उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रभुता को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास अवश्य किए। इसलिए भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके कंपनी ने अच्छा ही किया। भारत की तत्कालीन सैन्य शक्तियों की भांति ही अंग्रेज भी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में थे। अन्य शक्तियों में मराठा हैं, फ्रांसीसी हैं, निज़ाम हैं, मैसूर का जो सुल्तान है हैदर अली था, टीपू सुल्तान था। इस काल में कंपनी ने जब कभी किसी भारतीय राज्य से संधि या किसी प्रकार का समझौता किया तो समानता तथा पारस्परिकता के आधार पर किया, पर हस्तक्षेप की नीति नैतिकता पर आधारित नहीं थी। ये आप बात को जहन में रखें कि हस्तक्षेप है तो अंग्रेज कोई नैतिक आचरण भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वह लचीली व्यवस्था थी जो कि विभिन्न गवर्नर जनरल्स के अधीन बदली जा सकती थी। इस कारण कतिपय अवसरों पर कंपनी ने भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप भी किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध लड़े गए। कॉर्नवालिस के समय मैसूर का तीसरा युद्ध लड़ा गया। उसने लगभग आधा राज्य मैसूर का कंपनी के राज्य में मिला भी लिया। वेलेज़ली के समय मैसूर का चौथा और द्वितीय मराठा युद्ध लड़े गए। उसने हैदराबाद तथा अवध को सहायक संधि स्वीकार करने को भी बाध्य किया। लॉर्ड मिंटो ने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। इस संधि का उद्देश्य उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना था जिन्हें रणजीत सिंह के आक्रमण का भय था। तो ये पहला इनका इसमें किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। यदि अब वेलेज़ली का भी हमने जिक्र किया तो वेलेज़ली की बात करें जो कि जिसने कि एक नई यहाँ पर पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया, प्रतिपादन किया। वेलेज़ली ने सहायक प्रथा का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत देशी राज्यों को कंपनी सरकार से कुछ शर्तों पर संधि करनी पड़ती थी। दोहरा रहा हूँ, कुछ शर्तों पर संधि करनी पड़ती थी और उन शर्तों के बदले उन्हें अपने राज्य का संरक्षण प्राप्त होता था। जिन राज्यों ने संधि को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया उन्हें युद्ध में पराजित कर सहायक संधि स्वीकार कर लेने को बाध्य किया गया। सहायक संधि के अंतर्गत राजा को अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना का खर्च अंग्रेज नहीं उठाते थे, वो राजा उठाता था। यदि राजा सेना का खर्च वहन करने में असक्षमता दिखाता तो उसके राज्य का कुछ भाग कंपनी सरकार द्वारा अधीनस्थ कर लिया जाता था। जिस प्रकार ये हैदराबाद से बरार का प्रदेश लिया गया था। राजा की रियासत में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी नियुक्त किया जाता था। धीरे धीरे राज्य प्रशासन पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाता था। राजा उसकी मंत्रणा से ही शासन संचालित करता था। संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत वह राजा अपने पड़ोसी राज्यों से भी बिना कंपनी सरकार की अनुमति से संधि नहीं कर सकता था।
युद्ध छिड़ जाने पर वह शांति के लिए भी कंपनी सरकार से मध्यता जो मध्यस्थता है, कंपनी सरकार की मध्यस्थता स्वीकार करनी पड़ती थी। बिना कंपनी सरकार की अनुमति के वह राजा अन्य राज्यों से ना संधि कर सकता था, ना संबंध स्थापित कर सकता था। इस प्रकार सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता राजा आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से कंपनी के अधीन हो जाता था, परंतु कंपनी सरकार उसे यह आश्वासन देती थी कि कंपनी राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जबकि हम देख रहे हैं कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। वेलेस्ली ने अपनी नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रथम अपने मित्र राज्यों को संधि पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया। जिन राज्यों ने विरोध किया उनको पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत से लौटा, लगभग सभी प्रमुख शक्तिशाली राज्यों पर सहायक संधि लागू कर चुका था। इससे राज्यों की हालत में बहुत परिवर्तन आ गया था और कंपनी का प्रभुत्व भारत में सुदृढ़ता से कायम हो गया था। परंतु वेलेस्ली की इस नीति से कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रसन्न नहीं थे। इसका कारण यह था कि युद्धों के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो रही थी, क्योंकि जो अब इंग्लैंड में जो इनके आका बैठे हैं उनको धन चाहिए, और यहाँ जो भारत में जो अधिकारी हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि धन किस प्रकार से लूटना खसोटना है, तो वो कम डायरेक्टर्स प्रसन्न नहीं। तो जो उपरोक्त विवरण है उसमें दो कमियां दृष्टिगत होती हैं। पहली, कंपनी सैनिक दृष्टि से निर्बल होते हुए भी अपने मित्र राज्यों की को सहायता देने को तैयार हो जाती थी, या सहायता देने को उसका एक बाध्य होना पड़ता था। इसके प्रमाण में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उसने यह युद्ध अपने मित्र ट्रावनकोर के राजा को तुष्ट करने के लिए लड़ा था, तो ये कंपनी को युद्ध लड़ना पड़ा। दूसरी जो कमी है कि कभी कभी कंपनी सरकार को यह जो नीति है ये कंपनी सरकार को किंकृत्य विमूढ़ बना देती थी। यह तब होता था जबकि कंपनी के दो मित्र आपस में उलझ पड़ते थे। उस समय कंपनी को यह सोचना पड़ता था कि किस मित्र का साथ दिया जाए। इसका एग्जाम्पल 1795 में जब निज़ाम और मराठों के बीच में युद्ध छिड़ गया, उस समय दोनों ही कंपनी सरकार के मित्र थे। अब कंपनी के सामने बड़ी समस्या हो गई, और जब कंपनी ने मराठों के विरुद्ध निज़ाम की सहायता नहीं की तो निज़ाम कंपनी से नाराज हो गया। तो इस प्रकार यह जो सहायक संधि है यह पूरी तरह से यूँ कहें कि अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं थी, इसमें कुछ कमियां भी थी, लेकिन अंग्रेज़ों की प्रभुत्ता भारत के अंदर लगभग स्थापित हो चुकी थी। इस का अब जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान का अगला भाग हम कल करेंगे। और अभी हमने जो विलियम ली वार्नर ने जो 3 क्लासिफिकेशंस किए थे उसमें पहला अपना क्लासिफिकेशन हमने किया जो कि 1757 से 1813 तक इसको हम मान सकते हैं कि जब कंपनी ने रिंग फेंस की पॉलिसी अपनाई थी। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।